Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely India's Future Path by Javed Hussain. 29 जुलाई 2023 का ये ओपिनियन है और ये इंडिया के फ्यूचर पाथ के हवाले से बताया गया है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो यूएस और चाइना के बाद थर्ड नंबर पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त इसका फिफ्थ रैंक है ग्लोबली इकोनॉमिकली। और ये पाकिस्तान के लिए काफी थ्रेटनिंग सिचुएशन भी है और इस वक्त जो है इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा लागत लगा रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। India's rapid economic growth and military buildup over the past 3 decades has catapulted it to a preeminent position both at the regional and global level. इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और मिलिट्री बिल्डअप है 3 डिकेड से अगर देखें हम, जो पिछले माजी के 3 डिकेड गुजरे हैं तो उसकी बहुत ही एक आप कह सकते हैं मुमताज पोजीशन हो गई है दोनों तरफ से, रीजनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी, मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर ग्रेट पावर स्टेटस इन द years टू कम। आने वाले सालों में ये एक ग्रेट कंटेंडर के तौर पर उभर के सामने आ रहा है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना रहा है ग्रेट पावर्स के लिए। एज अ नेबर इट इज इनकम्बेंट अपॉन पाकिस्तान टू असेस इंडियाज इंटरनल रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिसी एम्स एंड डायरेक्शंस बिकॉज दे डायरेक्टली इफेक्ट इट्स सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, एज अ नेबर पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि वो देखे गौर से इंडिया की इंटरनल रीजनल ग्लोबल पॉलिसी के एम्स को, डायरेक्शंस को, क्योंकि डायरेक्टली इससे इफेक्ट होगी हमारी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक वेलबींग्स। एज द फेमस डिक्टम बाय संतोजू गोज, अब जो संतोजू हैं, जो जिनकी फेमस डिक्टम है, वो क्या कहते हैं जी? इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट फेयर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो फिर आपको रिजल्ट जो है वो 100 बैटल्स भी आप देख सकते हैं, लड़ सकते हैं, और आने वाली 100 जंगों में भी आपको उसका फियर नहीं होने की जरूरत नहीं है। According to the World Bank, India occupied fifth position in the world economies in 2022, with GDP in nominal dollar terms amounting to 3,385 billions. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर है वर्ल्ड इकोनॉमीज में। 2022 के तहत जीडीपी जो डॉलर के तहत इन्होंने बताई है वो 3,385 बिलियन हो चुकी है, अगेंस्ट 25,462 billion and 17,963 billion dollars for the US and China respectively। ठीक है, जिनमें से 25,462 बिलियन जो है वो यूएस की है, आप देख सकते हैं जीडीपी, और चाइना की 17,963 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस वक्त जीडीपी हमें देखने को मिल रही है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंडिया जो है वो आ रहा है। By 2030, India is expected to move up to the third slot, with China and the US occupying the first and second position. 2030 तक एक्सपेक्टेड यही है कि तीसरी स्लॉट पर जो है वो इंडिया आ जाएगा, चाइना और यूएस ने जो ऑक्यूपाई की हुई है पहली और दूसरी पोजीशन उसके बाद। By way of comparison, Pakistan GDP in 2021 to 22 was estimated at $376 billion only. और इस कंपैरिजन में पाकिस्तान की जीडीपी देखी जाए 2021 से 22 के तहत, तो वो एस्टिमेट लगाया जा सकता है $376 बिलियन का सिर्फ। India's rapidly growing economic strength has enabled it to increase its military expenditure at a fast pace. इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इंडिया की वो अनेबल है कि वो इंक्रीज कर रहा है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को भी बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ। According to Spire, an independent research institute looking into various aspects of armed conflicts, ठीक है, अब इस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देख रहे हैं वेरियस एस्पेक्ट्स में, तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को देखा जा सकता है। India's military expenditures was estimated at 81.4 billion in 2022। 2022 के तहत इंडिया के जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं उसका एस्टिमेट लगाया गया था 81.4 बिलियन डॉलर्स का, रैंकिंग फोर्थ ग्लोबली, और दुनिया का जो है वो ग्लोबल लेवल पर देखें तो उसका रैंक चौथा है। Pakistan's military expenditure, according to the official estimates for 2023 to 24, is projected to be $8 billion only। जबकि इसके कंट्रास्ट में पाकिस्तान का 2023 से 24 के दरमियान जो एस्टिमेट लगाया गया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स का, वो सिर्फ $8 बिलियन का है।
India's higher military expenditures has enabled it to build up its military strength in various fields at a fast pace. अब अगर इंडिया की मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स देखे जाएं उसकी वजह से वो बहुत अनेबल कर दिया है कि बिल्डअप हो गया है मिलिट्री स्ट्रेंथ वेरियस फील्ड्स में बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ. Its fast developing strategic partnership with the US and its allies has added to its military weight. अब इसकी जो तेजी के साथ बढ़ती हुई डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ उसके अलाइज के साथ उसने मजीद मिलिट्री वेट जो है वो बढ़ा दिया है. अब सेटिंग द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया टू पाकिस्तान डिसएडवांटेज. और इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है साउथ एशिया में पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज ये है. India is pursuing the goal of establishing its regional hegemony. India pursue करना चाह रहा है इस गोल को कि वो establish करे अपनी regional hegemony. India poses an enduring threat to Pakistan's security and economic well-being if one considers the dangerous trends in its internal, regional and global aims and policies. India जो है वो poses कर रहा है जी great threat है. ठीक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए अगर एक कंसिडर करता है इसको एक डेंजरस ट्रेंड के तौर पर इंटरनल रीजनल ग्लोबल एम्स या पॉलिसीज को देखे अगर इंडिया की. इंटरनली अंदरूनी तौर पर देखें तो द ग्रोइंग स्वे ऑफ हिंदू तवा एंड हिंदू एक्सट्रीमिज्म एज प्रोपगेटेड एंड प्रैक्टिस बाय द नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी and arguably a large majority of Indians has dangerous implication not only for India's religious minorities but also for Pakistan. इंटरनली ये बता रहे हैं कि हिंदू तवा और हिंदू जो एक्सट्रीमिज्म है वो प्रोपोगेट हो रही है नरेंद्र मोदी के थ्रू बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू. और देखें तो इसमें लार्ज मेजोरिटी जो है वो खतरे का शिकार है. ठीक है ना सिर्फ इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज में शामिल बल्कि पाकिस्तान भी शामिल है. डिस्पाइट इट्स शॉर्ट कमिंग इसके बावजूद कि उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं पाकिस्तान की इज सीन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी. लेकिन फिर भी इसको देखा जाता है इस्लामिक आइडियोलॉजी का एम्बॉडीमेंट. ठीक है विच टीचेस सोशल इक्वालिटी जो हमें एक सोशल माशरती बराबरी जो है वो सिखाता है. इन कंट्रास्ट इसके बरक्स द कास्ट सिस्टम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू फेथ. और साथ ही साथ जो है हिंदू अकीदे का ये हिस्सा है जिनमें जो है वो कास्ट सिस्टम जो है वो पाया जाता है. एज एट द रीजनल लेवल अब वहां पर उन्होंने इंटरनल लेवल आपको दिखाया. अब यहाँ रीजनल लेवल की बात कर रहे हैं. इंडिया इज सिस्टमैटिकली परस्यूइंग इट्स गोल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग इट्स हेजमनी इन साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन. इंडिया चाहता है कि अपनी हेजमनी कायम करे साउथ एशियन रीजन के अंदर और इंडियन ओशन रीजन में. Henry Kissinger in his book World Order 2014 takes note of India's hegemonic designs and points out that India has established in practice a special position in the Indian Ocean region. अब इसमें जो हेनरी किसिंजर की किताब है वर्ल्ड ऑर्डर 2014 ठीक है इसमें उसने हेजमनिक डिजाइंस दिखाए हैं. इंडिया के पॉइंट आउट किया है कि वो एस्टेब्लिश करना चाहता है स्पेशल पोजीशन अपनी इंडियन ओशन रीजन में. And like the American Monroe Doctrine, conduct its policy on the basis of its own definition of a South Asian order. और उसमें वो बताते हैं कि जी अमेरिका की अपनी इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी जो है वो अपनी एक डेफिनेशन रखती है साउथ एशियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग. India views Pakistan as a major obstacle in the fulfillment of its hegemonic designs in South Asia. अब इंडिया का ख्याल ये है कि हेजमोनिक डिजाइन जो कि साउथ एशिया में वो डेवलप करना चाहता है इंडिया उसकी राह में पाकिस्तान एक रुकावट एक ऑब्स्टेकल है. A large section within India entertains hopes of the reversal of the partition. Large section जो है इंडिया के अंदर जो entertain करता है वो होप्स हैं कि रिवर्सल हो जाए पार्टीशन की which led to the creation of Muslim majority पाकिस्तान जो कि हुई थी मुसलमानों की मेजॉरिटी में जब पाकिस्तान जो है वो क्रिएट हुआ था. The causes of many Pakistan India disputes can be traced to these two fundamental factors. तो इस तरह से पाकिस्तान इंडिया की जो disputes हैं जो झगड़े हैं वो दो fundamental factors हैं उनकी वजूहात हैं. At the global level पर देखें अगर हम तो as pointed out by well known Indian security analyst राजा मोहन तो उसमें पॉइंट आउट करता है जी इंडिया की सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है राजा मोहन. इंडिया विशेस टू टेक इट्स प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर. तो इसमें वो कहता है कि इंडिया की जो विशेस हैं वो यही है कि वो ग्रेट पावर में से एक अपनी प्लेस ले. दैट इज अ की प्लेयर इन इंटरनेशनल पीस और जो कि इंटरनेशनल पीस में अमन में एक की प्लेयर हो एंड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी में भी और एज अ मेजर पोल इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड या फिर इस बढ़ती हुई इस उभरती हुई मल्टीपोलर दुनिया के अंदर एक मेजर पोल जरूर हो उसका. इट्स मेंबरशिप ऑफ
G20 and BRICS, the grouping of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and its quest for permanent membership of the UN Security Council should be seen in that context. इसकी membership G20 के साथ, BRICS के साथ, जिनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और साथ साथ इसकी क्वेस्ट जो है, इसकी जुस्तजू जो है परमानेंट मेंबर बनने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है. India's long-term and rapidly developing strategic partnership with the US and its allies bilaterally or through such forums at the Quad, Australia, India, Japan and US. अब इंडिया की लॉन्ग टर्म और जो तेजी के साथ बढ़ती हुई डेवलपिंग जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें यूएस और उसके अलाइस के साथ, ठीक है, बायलैटरली हम देखें या फिर उसके फोरम को देखें जो कि क्वाड जिसमें शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस शामिल हैं, वो प्रमोट करते हैं its economic progress and military build-up and helps it counter Beijing's ingress in South Asia, जिनमें वो अपनी इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और काउंटर करना चाहते हैं बीजिंग की इन्फ्लुएंस को साउथ एशिया में एंड द इंडियन ओशन रीजन, और इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना की बढ़ती हुई जो इन्फ्लुएंस है उसको भी कम करना चाहते हैं, while serving the US पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और इसमें सर्व करना चाहता है इंडिया यूएस के साथ मिलकर के वो कंटेनमेंट कर सके चाइना की, ठीक है, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ना एशियन रीजन के अंदर चाइना का, उसको कम करना चाहते हैं ये लोग. However, India is too big to be reduced to the status of a satellite of the US. तो ताहम इंडिया जो है वो बहुत बिग है रिड्यूस करने के लिए सैटेलाइट के जो स्टेटस है यूएस का उसको. Therefore, इसलिए there will be a kernel policy differences between the two as they pursue their respective national agendas. इसलिए ये जो ओकेनल पॉलिसी के डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान परस्यू करना चाहते हैं वो रिस्पेक्टिव अपने जो नेशनल एजेंडास हैं उसको. द फॉरगोइंग एनालिसिस अंडरलाइंस द नीड फॉर पाकिस्तान टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट थ्रू पॉलिसीज ऑफ ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ रिलायंस स्ट्रेंथनिंग इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो ये एनालिसिस जो फॉरगोइंग है इसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत जरूरत है अपने पांव पर खड़े होने की, पॉलिसीज तश्कील देने की, अपने ऊपर डिपेंड करने की, स्ट्रेंथन करने की अपने आप को, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की, एंड डेवलप itself economically and technologically on a fast track. और बहुत तेजी के रास्ते से इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली खुद को डेवलप करने की जरूरत है, while maintaining a credible security deterrent. अगर वो अपना साख जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से बरकरार रखना चाहते हैं, अपने आप को डेटर करना चाहते हैं, एंड फॉलोइंग अ लो रिस्क फॉरेन पॉलिसी, और साथ ही साथ अगर हम अपनी लो रिस्क फॉरेन पॉलिसी को देखें, उसको फॉलो करें, तो उस हवाले से बहुत जरूरी है कि हम अपनी इन तमाम चीजों पर पूरा उतरें. Its failure to do so will expose it to grave dangers internally and externally. और अगर ऐसा फेल हुए हम इसमें, तो वो एक्सपोज यही कर रहा है कि ग्रेव डेंजर्स होंगे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो हमें फेस करने पड़ेंगे, और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइटर जो है वो रिटायर्ड एम्बेसडर हैं एंड ऑथर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड इज इन डिसऑर्डर, ठीक है, और ग्रैंड स्ट्रैटेजी देते हैं 21st सेंचुरी की. ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.